टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस खास वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th पावर शेयरिंग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देखना, पढ़ना और समझना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? हम डायरेक्ट इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस के बेस पर स्टडी करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, पावर शेयरिंग आखिर जरूरी क्यों है? तो पावर शेयरिंग एक्चुअली हमारे लिए डिजायरेबल है, जिसको हम बोर्ड एग्जाम में टू कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से समझा सकते हैं। एक है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल यानी प्रैक्टिकली पावर शेयरिंग से क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, एंड मॉरल रीजन मतलब नैतिक तौर पर पावर शेयरिंग से हमें कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो लेट अस डिस्कस प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग होने से डिफरेंसेस और मतभेद कम से कम देखने को मिलते हैं। पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बनी रहती है, राजनीतिक तौर पर स्थिरता देश में बनी रहती है। ये कंट्रोल करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड वायलेंस और पॉलिटिकल या राजनीतिक अस्थिरता। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश का बैलेंस रहता है और डिफरेंट कम्युनिटीज में पावर शेयरिंग से एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहता है। अगर हम मॉरल रीजन की बात करें तो पावर शेयरिंग हमारे देश की यूनिटी में हेल्प करती है। किसी भी कंट्री में अगर पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है तो वो देश को एकजुट बनाने में हेल्प करती है। ये गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाती है, जिम्मेदार बनाती है टुवर्ड्स द सिटीजंस। लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है और इससे पार्टिसिपेशन बढ़ता है जनता का सरकारी सिस्टम में। पावर शेयरिंग में एक पॉइंट जो हमेशा आपको याद रखना है मॉरल रीजन में, वो ये है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम पावर शेयरिंग को समझेंगे दो केस स्टडीज की हेल्प से, जिनमें पहली केस स्टडी है केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जिसके 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं। नंबर 1 लग्जमबर्ग, नंबर 2 नेदरलैंड्स, नंबर 3 जर्मनी एंड नंबर 4 फ्रांस। यह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, जिसमें बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में किया गया है। नाउ बेल्जियम की केस स्टडी को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि एथनिक या एथनिक ग्रुप्स का क्या मतलब होता है। तो एथनिक ग्रुप्स ऐसा सोशल डिवीजन है जो शेयर्ड कल्चर पर आधारित है, जिसमें सांस्कृतिक तौर पर लोग एकजुट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप से, उनका कॉमन डिसेंट हो सकता है, उनके पूर्वज एक हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज सेम हो सकती है, उनके कपड़े, उनका रहन सहन एक जैसा हो सकता है, या फिर ये सारी चीजें भी मैच कर सकती हैं। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसी कम्युनिटी को सोसाइटी में एथनिक ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। अब हम समझेंगे कि बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो कैसा है। वाई एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम पूरे कंट्री के बारे में समझें। तो एथनिक कॉम्पोजिशन अगर हम डिस्कस करें, बेल्जियम में 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच स्पीकर से, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है और वो डच स्पीकर्स हैं, डच भाषा बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की, वो जर्मन भाषा बोलती है। बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन नियरली हमारे हरियाणा स्टेट से मैच करती है, बट इसका जो एरिया है वो काफी छोटा है। अगर हम बेल्जियम में जो कॉम्पोजिशन है वहां की कैपिटल सिटी का, ब्रसेल्स जिसका नेम है, उसका कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन देखें तो यहाँ पर सिस्टम पूरा रिवर्स है। 80% जो स्पीकर्स हैं, 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं एंड 20% डच स्पीकर्स हैं। हालांकि डच स्पीकर्स कंट्री में मेजोरिटी में है, बट वो कैपिटल में माइनॉरिटी से। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स इन बेल्जियम। तो बेल्जियम की समस्या के बारे में हम समझेंगे जिसे उन्होंने पावर शेयरिंग से कैसे सॉल्व किया। तो बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक बच्चा है जिसके फादर बेल्जियम जाते हैं 1950 से 1960 में, और वहां वो एक चॉकलेट फैक्ट्री में वर्क करते हैं, जहां वो ये देखते हैं कि देयर वाज अ टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकर्स। फ्रेंच और डच स्पीकर्स के बीच में मतभेद हैं, टेंशन हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम इसका आंसर समझते हैं। जो माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी है वो रिलेटिवली, अगर हम डच स्पीकर्स की बात करें, उनके कंपैरिजन में रिच और पावरफुल है। डच स्पीकर्स इस सिस्टम को रिसेंट करते हैं, इसका विरोध करते हैं, या इस बात से वो एक तरह से खफा रहते हैं।
डच स्पीकिंग कम्युनिटीज के पास जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो बहुत समय बाद मिला उनको फ्रेंच स्पीकर्स के कंपैरिजन में। और ये जो टेंशन है ये ज़्यादा बढ़ी हुई है कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में, मोर एक्यूट है इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, क्योंकि ब्रसेल्स प्रेजेंट करता है एक स्पेशल प्रॉब्लम जहां डच स्पीकिंग कम्युनिटी कंट्री में मेजोरिटी में है बट कैपिटल में डच स्पीकर्स माइनॉरिटीज हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि बेल्जियम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। तो बेल्जियम में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है बाय एकोमोडेशन इन बेल्जियम, या हिंदी में कहें तो हम बेल्जियम की समझदारी। तो बेल्जियम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है इसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम लीडर्स एक अलग ही पाथ सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो अपनी रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे? तो ना बिटवीन 1970s एंड 1993 बेल्जियम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड करता है। इस अमेंडमेंट के प्रोविजंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिस्टम प्रेस्क्राइब किया जाता है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो उसमें नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, नंबर उनका बराबर होगा। हालांकि डच स्पीकर्स कंट्री में मेजॉरिटी में है बट द मिनिस्टर्स दे विल शेयर इक्वल क्वांटिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी थी उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैड बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यानी उसके सबऑर्डिनेट होकर अब वर्क नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ब्रसेल्स में भी एक सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, जो कैपिटल सिटी है वहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। यानी ब्रसेल्स में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बेल्जियम एक और सिस्टम अडॉप्ट करता है। हालांकि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम से ये डिफरेंसेस सॉल्व हो जाते बट वो एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक स्पेशल अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें जो लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वो भी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में हो सकती है, नो मैटर वो कहीं भी रहें, ये सभी के लिए फॉर्म होगी। और इस गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगी रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर लॉज बनाने के लिए। सो इस तरह से पीसफुली बेल्जियम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, अपने डिफरेंसेस को पूरी तरह से मिटा देता है। और ब्रसेल्स एक पीसफुल कंट्री है जहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। नाउ अब हम समझेंगे केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है या श्रीलंका में जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनका कॉम्पोजिशन कैसा है? तो श्रीलंका में 74% जो वहां की पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। मेजर सोशल ग्रुप है ये श्रीलंका का, एंड 18% तमिल स्पीकर्स वहां पर रहते हैं। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट होता है। श्रीलंका में जो तमिल्स हैं ये फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक वो तमिल्स हैं जो नेटिव तमिल्स हैं श्रीलंका में, जो बहुत पुराने समय से श्रीलंका में रहते हैं और तमिल भाषा बोलते हैं। एंड तमिल आउट ऑफ 13%, 18% जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 13% हिस्सा नेटिव तमिल्स है। और रेस्ट ऑफ द तमिल्स ये वो लोग हैं जिनको एज अ प्लांटेशन वर्कर्स इंडिया से भेजा गया था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। तो ये जो तमिल्स हैं जिनके फोरफादर्स इंडियंस थे और वो प्लांटेशन वर्कर के तौर पर श्रीलंका चले गए, तो इनके लिए ये इनका अपना देश बन गया और इसके बाद ये वापस नहीं आए। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला जो स्पीकर्स हैं, एक और डिवीजन हमें देखने को मिलता है श्रीलंका में कि सिन्हाला स्पीकर्स मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स हिंदूज या मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका उसमें से 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करती है, जो तमिल्स और सिन्हाला दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल समझें इस कॉन्सेप्ट को, इस एथनिक कॉम्पोजिशन को, 74% पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 18% पॉपुलेशन तमिल स्पीकर्स हैं। टोटल पॉपुलेशन श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर्स की है उसमें से 13% नेटिव श्रीलंकन्स हैं, नेटिव तमिल्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल 5% वो इंडियन प्लांटेशन वर्कर्स हैं जिनके फोरफादर्स इंडिया से श्रीलंका गए। एक और डिवीजन जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, सिन्हाला स्पीकर्स मोस्टली बुद्धिस्ट हैं और तमिल स्पीकर्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसके अलावा 7% पॉपुलेशन श्रीलंका की वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, जिसमें सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स दोनों इंक्लूडेड हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है, बेल्जियम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है थ्रू पावर शेयरिंग, बट श्रीलंका अडॉप्ट करता है मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जैसे ही श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है
तो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से जो वहाँ रहने वाले तमिल्स हैं वो खुद को अलग अलग महसूस करने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं, जो कि एक PYQ है। स्टेट एनी टू मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ देयर मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन 1956। 1956 में अपने संविधान में श्रीलंका में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है सिन्हालास, वो कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करते हैं जो तमिल्स को एलियनेट कर देते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द श्रीलंकन सोसाइटी। सबसे पहला पॉइंट, एक्ट पास किया जाता है जिसमें सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, तमिल लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऐसी प्रोविंशियल पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिसमें सिन्हाला स्पीकर्स को गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस में प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन्हें पहल मिलेगी, इन्हें प्रेफरेंस मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, इवन एडमिशंस में। स्टेट यानी देश और देश की सरकार प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगी बुद्धिज्म को, जो मेजॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी यानी सिन्हालास का रिलीजन है, जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। ये सारे मेजर्स वन आफ्टर अनदर जब आते चले जाते हैं तो इससे श्रीलंकन तमिल्स में एलियनेशन की भावना, परायपन की भावना डेवलप हो जाती है। अब इसका असर क्या होता है? सो व्हाट वर द इम्पैक्ट्स फेल्ट बाय तमिल्स ड्यू टू एक्ट ऑफ 1956 एंड सिन्हालास मेजोरिटेरियनिज्म। सिन्हालास के बहुसंख्यकवाद की वजह से और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से तमिल्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या वो कैसे इसको फील करते हैं? तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो बुद्धिस्ट थी, सिन्हाला स्पीकर्स थे, दे वर नॉट सेंसिटिव अबाउट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ तमिल्स। तमिल्स फील करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो हमारे राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। उनका ये मानना था कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इसके अलावा उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है फॉर गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज जिनमें उनका इंटरेस्ट था, और उनके इंटरेस्ट को, उनकी भावनाओं को इग्नोर किया जाता है। अब इस प्रॉब्लम्स के आने के बाद तमिल्स क्या एक्शन लेते हैं अगेंस्ट द मेजोरिटेरियनिज्म? सो श्रीलंकन तमिल्स पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च करते हैं टू रिकॉग्नाइज द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी इसको अडॉप्ट नहीं करेगी तो उनकी डिमांड नेग्लेक्ट कर दी जाती है। इनकी डिमांड होती है कि इनको ऑटोनॉमी दी जाए टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स, यानी जहां तमिल्स रहते हैं उन एरियाज में इनको ऑटोनॉमी मिले, अपना शासन चलाने की आज़ादी मिले अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसको डिनाई किया जाता है और 1980s तक आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं, जैसे LTTE, जो डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंट तमिल एलम, यानी एक अलग तमिल राष्ट्र की, एक अलग तमिल स्टेट की, इस रीजन में जहां पर तमिल्स रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जल्दी ही एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं, गृह युद्ध में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और एक अंदरूनी लड़ाई बिटवीन तमिल्स एंड द गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये सिविल वॉर एक टेरिबल सेटबैक था फॉर द श्रीलंकन, जिसमें उनका सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स करता है, और ये सिविल वॉर एंड होती है इन द 2009 में जाकर ये सिविल वॉर खत्म होती है। यहाँ पर हमने केस स्टडीज को फिनिश किया और एक मेजर पोर्शन आपके चैप्टर का कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के तरीके। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग अंगों में, जिन्हें हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, पावर का डिवीजन। सो पावर शेयर किया जा सकता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो लॉ क्रिएट करता है, लॉ फॉर्म करता है, कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव्स उस लॉ को अप्लाई करते हैं। लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स जैसे हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एंड जुडिशरी जो चेक एंड बैलेंस का काम बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये सभी सेम लेवल पर होते हैं, ये सभी सेम लेवल पर होते हैं टू एक्सरसाइज देयर डिफरेंट पावर्स, और ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इनकी पावर्स को सेपरेट किया गया है ताकि कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का वो अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज ना कर सके और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वर्क करें। हर ऑर्गन गवर्नमेंट में दूसरे ऑर्गन को चेक करता है कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और पावर में बैलेंस आता है। इट रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। नाउ लेट अस सी द सेकंड अरेंजमेंट और सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1, देश की वो सरकार जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है और वो पूरे एंटायर कंट्री के लिए फॉर्म होती है, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार। इसी तरह से स्टेट और प्रोविंशियल लेवल्स पर भी एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, जिसे हम राज्य सरकार भी कहते हैं।
एंड हमारे कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और इसका एक एग्जाम्पल हमने बेल्जियम में भी अभी देखा, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर हम ये समझ सकते हैं, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये मिनिस्टर साहब, ये हमारे नागरिक या ये हमारे सिटीजन सोच रहे हैं कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है। यस, इट इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड इन आवर कंट्री। तो किसी भी कंट्री में जहां डिवीजन ऑफ पावर होता है वो फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का एक और मेथड है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समाज के अलग अलग तबकों में पावर का डिवीजन कैसे। सो ये मेथड अडॉप्ट किया गया, ये मेथड यूज किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, उनको फेयर शेयर पावर में देने के लिए, यानी वो भी सत्ता में भागीदार बने। इसका एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर को डिवाइड करने के लिए हमारे देश में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी आरक्षित क्षेत्र हैं, जहां से कोई बैकवर्ड क्लास का पर्सन ही SC ST या OBC इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे उस सोसाइटी के लोगों को गवर्नमेंट पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसके अलावा विमेन और दूसरे सोशली वीकर ग्रुप्स को भी गवर्नमेंट में या पावर शेयर करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं। सोशली वीकर सेक्शंस और वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन हमारे लेजिस्लेचर में बढ़ता है। जैसे पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी थी। अगला जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में पावर का शेयर होना। इसके अलावा आम जनता द्वारा किए गए मूवमेंट। तो जब एक से ज्यादा पार्टीज साथ मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे हम कोएलिशन या अलायंस कहते हैं, और ये अलायंस इलेक्ट होने के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करता है, जिससे पार्टीज आपस में पावर शेयर करती हैं। इससे हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर बूस्ट होता है और एक पावर शेयरिंग में स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा हमारे देश में कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और फार्मर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे विल शेयर पावर इन गवर्नमेंट और दे पार्टिसिपेट थ्रू गवर्नमेंटल कमिटीज। सरकार द्वारा बनाई गई कमिटीज का वो हिस्सा होते हैं, और ये सारे ग्रुप्स इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और फार्मर्स ये गवर्नमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश किया, एक स्पेशल चैप्टर फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो इसके अलावा दूसरे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट में, उन सभी के वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।